हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। बहुत ट्रिक के साथ मैंने टॉपिक्स कराए हैं। तो आपने कहा था मैम सिकल सेल एनीमिया इलेबोरेट कर दो, तो मैं ये आज आपके साथ इलेबोरेट कर रही हूँ और इसमें सब मैंने इंक्लूड किया है। तो आई थिंक इतना आपको हो जाएगा तो आपको सिकल सेल एनीमिया प्रॉपरली समझ आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन 100% श्योरिटी है, 101%। एक या फिर दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहली बात तो एनीमिया है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है कम है। अब सिकल सेल है, मतलब अगर सेल के साथ कोई और नेम लगा है, इट मीन्स कि सेल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज़ इसके नाम से ही क्लियर हो रही है। क्या है? इट इज़ एन जेनेटिक आरबीसीज, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। तो देखो, एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और एक है जेनेटिक आरबीसीज। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा पहले क्लियर हो जाए। देखो, जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो ओवल शेप का होता है और जो सिकल सेल वाला आरबीसी होता है वो इस शेप का होता है। ठीक है, आप दोनों की शेप में डिफरेंस देख सकते हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों की शेप में। और जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो इजीली जो है वो किसी भी वेन या फिर आर्टरी से, हमारी वेसल्स से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये सर्कल वाला आरबीसी इजीली क्रॉस। बट ये जो आरबीसी होता है, ड्यू टू इट्स शेप, ये एक तो होता है बहुत ज़्यादा रिजिड। रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा टफ, मतलब ये कहीं पे भी ऐसे अपनी शेप को कंप्रेस नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा इन द सॉलिड फॉर्म। दूसरा क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन होता है 80 से 120 डेज। कितना होता है? 80 से 120 डे। पर जो सिकल सेल वाला आरबीसी है इसका लाइफ स्पैन 10 से 20 डेज का ही होता है। 10-20 डेज के बाद ये अपना डिस्ट्रक्शन कर लेता है। तो ओवरऑल इज दिस कि सिकल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, नॉर्मल आरबीसी है। तो दोनों में ये था इसका ऊपर से डिफरेंस। थोड़ा हम इसका पढ़ते हैं। एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ। क्या होता है? व्हेन सिकल सेल hemoglobin exposed to lower oxygen concentration, RBC lose its normal shape and property and become sickle in shape। देखो, जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सपोज करता है कम ऑक्सीजन से, ठीक है, जो ये वाला हमारा नॉर्मल वाला आरबीसी है, जब ये ऑक्सीजन इसको कम मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन आरबीसी से। तो सिकल आरबीसी जो होता है एडहियर टुगेदर इन अ स्मॉल ब्लड वेसल एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स, कॉज इस्चीमिया और इन्फेक्शन। दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। देखो, जो सिकल सेल वाला सेल है ये क्या करेगा? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ऑब्वियसली जो इसकी शेप है, एक तो वो होती है हमारी रिजिड, ठीक है। दूसरा, जो इसकी शेप ऐसी है, ये खुद को कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करती। अगर ये कहीं पे अटक गई तो ये अटक जाती है और वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाके ये अटक जाती है। उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल, वो वाली ब्लड वेसल, जिस ब्लड वेसल में ये अटकी है, वो जिस भी ऑर्गन को सप्लाई दे रही है वहाँ पे सप्लाई जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्चीमिया और इन्फेक्शन। इसको ऑल्सो कहा जाता है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। सो ये है इसकी इंट्रो। अगर आपको करनी है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल इंट्रो है, कुछ नहीं समझना। मैं इसमें से आपको ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के बारे में अभी समझा रही हूँ कि ये कैसे है। ठीक है, देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अब कैसे बनती है। ठीक है, हम ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। देखो, ये है फादर, ये है मदर, ठीक है। फादर के पास भी HB है, A और S हम ले लेते हैं, वो वाला जीन जो कि क्या कर रहा है? सिकल सेल एनीमिया क्रिएट कर रहा है। और मदर के पास भी क्या है? HB नॉर्मल वाला A और एक सिकल सेल वाला जीन्स।
जब दोनों मदर एंड फादर कैरी कर रहे हैं उस जीन को जो कि उनमें साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, ये जो जीन है ये साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा मदर एंड फादर में, बिकॉज दे आर कैरियर, क्योंकि इनमें नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन भी है। तो इनमें जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है वो ज़्यादा फंक्शन करता है, तो इनको जो ये वाले जीन की है दिक्कत नहीं होती कोई भी, ये कोई साइन एंड सिम्टम इनको शो नहीं करता, समझे। तो अब जब ये मदर एंड फादर का ऑफस्प्रिंग होगा, एक ये ऑफस्प्रिंग लगा लेते हैं, ठीक है, और एक इनका ये वाला ऑफस्प्रिंग लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इस वाले बच्चे में ठीक है HbA आता है फादर का, और मदर का भी क्या आ रहा है HbA, तो इस पेशेंट में तो सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा अगर ये वाला जीन जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है एस वाला। बट अगर इस बच्चे में, ये वाले बच्चे में मदर का ये वाला जीन आ जाए एस वाला और फादर का भी कौन सा आ जाए एस वाला, तो इसको बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस, इसमें क्या होता है, जो कैरियर्स होते हैं उनमें इस जीन के साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते, ठीक है। वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग में अगर वो जीन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दोनों तरफ से आना चाहिए। ऐसे हो सकता है कि जो फादर से है वो एस वाला आ जाए और मदर से नॉर्मल वाला आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर या फिर मदर से एस वाला आ जाए और फादर से नॉर्मल वाला, तो उसको नहीं बोलेंगे हम। जब दोनों में से वही वाला जीन एक ऑफस्प्रिंग में आएगा तब उसमें वो सिकल सेल एनीमिया क्रिएट करेगा। दूसरी एक और बात आपने देखा होगा, इसमें जो बच्चों को साइन एंड सिम्टम है वो फिफ्थ या फिर सिक्स्थ मंथ में शो होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्स्थ और फिफ्थ मंथ तक जो बेबी का फीटल सर्कुलेशन है वो हीमोग्लोबिन है, वो फीटस वाला हीमोग्लोबिन होता है 6-7 मंथ तक, ठीक है। उसके बाद वो सुप्रेस हो जाता है और वो खुद की हीमोग्लोबिन से वो काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि 6-7 मंथ तक बेबी जो है प्रॉपरली वर्क करती है ना उसकी बॉडी, ठीक है, ग्रो करता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, ठीक है, जैसे जैसे उसका फीटल जो है एचपी वो डिप्रेस होता है, सुप्रेस होता है और अपना एचबी एक नया क्रिएट होता है, तो उससे वो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली एक नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है 80 to 120 डेज। इसके साथ ही आप लगा लो कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, जिससे क्या होगा कि 4-5 महीने तक तो वो आरबीसीज उसके चलेंगे फीटस वाले, ठीक है। जब ये आरबीसीज उसके डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, नए आरबीसीज बनेंगे, वो कौन से फॉर्म के बनेंगे, सिकल सेल वाले जब बनेंगे, तो उसमें ये साइन एंड सिम्टम शो होने को मिलते हैं। तो ऑलवेज याद रखना, एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है, दूसरा बच्चे को 5 या फिर 6 मंथ पे इसके सिम्टम शो होने शुरू होते हैं। पेरेंट्स आते हैं, वो कहेंगे कि जो नॉर्मल है, हमारा बेबी तो नॉर्मल था, एकदम से 5th-6 मंथ पे ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स में। कॉज देखो इसका एक ही है, अगर दोनों पेरेंट्स में क्या हो रहा है, वो रिसेसिव कैरियर हैं वो उस जीन के, तो ठीक है, मोस्टली इसका यही कॉज होता है। साइन एंड सिम्टम इसके कैसे होंगे, देखो पहला साइन एंड सिम्टम है चेस्ट पेन। ऑब्वियसली अब पेशेंट है जो उसको अगर सेल ही उसके सिकल सेल वाले बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, तो मे बी वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्शन करें, ठीक है। अगर कहीं को ब्लड नहीं पहुँच रहा किसी ऑर्गन को, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन भी तो लेके जाता है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी, उसको चेस्ट पेन होगा। दूसरा है एब्डोमिनल पेन, वही जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन करेंगे ब्लड वेसल्स में, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ से ब्लड नहीं जाएगा तो उसको पेन होगा। ब्रेथलेसनेस होगी ड्यू टू ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इस पेशेंट के फुट और हैंड्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो होता नहीं है, तो वहाँ पे उसको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फीवर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पेन में होगा, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को जिसको ब्लड की प्रॉब्लम है या फिर किसी का ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसकी इम्यूनिटी भी लो होगी और उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जिससे उसको फीवर भी हो सकता है। टैकीकार्डिया रहेगा ड्यू टू द लो
प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। जॉन्डिस रहने के भी ज़्यादा चांसेस है। क्यों जॉन्डिस रहने के चांसेस है, ध्यान देना, क्योंकि देखो जो आरबीसीज हैं वो 10 से 20 डेज में डिस्ट्रक्ट होते रहेंगे। अगर वो 10 से 20 डेज में डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगी, उनमें बिलीरुबिन भी ज़्यादा बनेगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। कहाँ 120-80 दिन बाद होता है, कहाँ 10 से 20 डेज में उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें जॉन्डिस होने में भी चांसेस होते हैं, जॉन्डिस भी दिखता है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ भी दिखती है ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट जो है उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। नेक्स्ट है, अगर ये प्रॉब्लम ठीक ना हो तो बंदे में सिक्कल सेल, बच्चे में सिक्कल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है। सिक्कल सेल क्राइसिस में 3 तरह के क्राइसिस आते हैं। एक है वेजो ऑकल्शन क्राइसिस, ठीक है, एक है एप्लास्टिक क्राइसिस और एक है हमारा सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस और हाइपर हीमोलिटिक। देखो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वेजो ऑकल्शन क्राइसिस। ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज इन माइक्रो ब्लड वेसल्स, जो छोटी छोटी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये सिक्कल सेल वाले आरबीसीज जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जब वो ट्रैप हो जाते हैं उससे क्या होता है, लैक टू टिश्यू परफ्यूजन टू एन ऑर्गन विच कॉज टिश्यू हाइपरऑक्सीमिया एंड नेक्रोसिस। देखो ऑब्वियसली इसमें बेड सोर भी देखने को मिलेगा। अगर किसी टिश्यू पे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, इट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के पास पेशेंट में टिश्यू के पास, आपने बेड सोर के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, बेड सोर के बारे में। बेड सोर में भी क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, दैट्स वाई वहाँ पे सोर बनता है ना। तो इसमें भी अगर ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रक्शन है और किसी भी टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा, हाइपरऑक्सिया और नेक्रोसिस उस टिश्यू का देखने को मिलेगा। तो इसमें हम ऑलवेज क्या करते हैं, हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करके रखते हैं अगर उसको वेसो ऑकल्शन क्राइसिस हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लास्टिक क्राइसिस। इसमें क्या होता है, फॉल इन हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस आरबीसी। ऑब्वियसली अब देखो जो हीमोग्लोबिन में ऑब्वियसली जो है फॉल आएगा, क्योंकि आरबीसीज जो हैं वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है कि बोन मैरो उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा आरबीसी जो है उसको चाहिए, क्योंकि हर 10 या फिर 20 दिन में जो आरबीसी है वो टूट रहा है। अब बोन मैरो इतनी जल्दी कंपनसेट थोड़ी कर देगी, वो तो अपने हिसाब से ही बनाएगी। जो बोन मैरो है वो तो 80 से 120 डे वाला हिसाब किताब रखेगी। उससे क्या होगा, उसकी हीमोग्लोबिन में फॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। इसमें क्या होता है, व्हेन अदर ऑर्गन्स कोल्ड विद सिकल सेल इन चाइल्ड, मोस्ट कॉमनली स्प्लीन इज इफेक्टेड इन अडल्ट, लीवर एंड लंग्स आर इफेक्टेड। देखो इसमें क्या होता है, अब स्प्लीन को हमने एक एमसीक्यू में करा था कि ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीज की डेथ हो जाती है उनका एंड प्रोडक्ट जाके स्प्लीन में रहता है। अब यहाँ पे वहाँ पे तो जो आरबीसीज थे उनकी डेथ हो रही थी 120 से 80 डेज में, बट सिक्कल सेल में क्या होगा, सिक्कल सेल में कितने दिन में उनकी डेथ हो जाएगी, अभी मैंने कराया, दैट इज़ 10 से 20 डेज। तो स्प्लीन की भी हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है, लंग्स में भी दिक्कत आ सकती है, उसे ऑक्सीजन कम है, लिवर में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। नेक्स्ट है हाइपर हीमोलिटिक, ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी आरबीसीज की, जिसमें आरबीसीज जो हैं वो टूटने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। सो ये थे सिक्कल सेल क्राइसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है इसे क्वेश्चन। अगली बात है, हम कैसे देख सकते हैं कि जो बेबी है, जो फीटस है वूम में ही, कि उसको सिक्कल सेल के जीन्स प्रेजेंट है। पहली बात तो हम हिस्ट्री लेंगे क्लाइंट की, ठीक है, कि उसे कभी ऐसा साइन एंड सिम्टम तो नहीं शो हुआ मदर एंड फादर को, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनकी, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एचबी उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कहीं उस सैंपल में जीन्स तो नहीं है सिक्कल सेल के, ठीक है। एचबी काउंट देखते हैं कि उस पेशेंट का एचबी जो है मेंटेन रहता है, कितने सेल्स मेंटेन रहते हैं, अगर उसमें ऐसा जीन्स है भी तो क्या वो वर्क करता है, क्या वो साइन एंड सिम्टम शो करता है, और उसका सीबीसी कराएंगे। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। देखो पहली बात तो हमें उसको क्या देना है, एनाल्जेसिक टू ट्रीट द पेनफुल एपिसोड, हाइड्रोक्सी यूरिया इज अ ड्रग ऑफ। तो
क्या होता है इसमें, जो एक तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन भी है जो कम हो जाती है, तो वो टिश्यूज़ के पास नहीं पहुंचती, जिस वजह से, या फिर ऑर्गन्स के पास, तो जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो सबसे पहले हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, और जो हाइड्रोक्सी यूरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिकल सेल एनीमिया। एंटीबायोटिक देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट एनीमिक है तो उसे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसमें भी कौन सी ड्रग होती है, पेनिसिलिन देते हैं। नेक्स्ट है, इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जो है एनीमिक रहता है, बोन मैरो जो है वो प्रॉपरली आरबीसीज वो बना नहीं पाती, ठीक है, वर्क नहीं कर पाती, कंपनसेट नहीं कर पाती। ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है ताकि टिश्यूज़ को एक ऑक्सीजन पहुंचे, ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन मेंटेन करना पड़ता है हाइड्रेशन थेरेपी, हाइड्रेशन लेवल। दूसरा देखो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसमें होता है, अगर पेशेंट को प्रॉपरली क्योर चाहिए तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो डन की जाती है, ताकि जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्मेशन में आए, नॉर्मल फॉर्म में आए। सो ये था सिकल सेल एनीमिया का पूरा टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका हो, क्योंकि इसका बहुत क्वेश्चंस आते हैं देखो, और इसमें खुद में ही कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के बारे में पता चला, आरबीसीज के फंक्शंस के बारे में पता चला, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको और कोई टॉपिक भी समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वो भी समझा दूँगी। एंड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नोट्स का भी बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।